नमस्कार। आज हम पिछले 2 सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं पर एक शांत और तथ्यात्मक नजर डालेंगे, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा के बढ़ते क्षेत्र पर। हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न देश इस नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। यह गहन विश्लेषण प्रोवेव आई द्वारा स्पॉन्सर्ड है और स्टाइलो न्यूज़, जो एक AI संचालित समाचार एप्लीकेशन है, द्वारा तैयार किया गया है। स्टाइलो न्यूज़ के बारे में संक्षिप्त में बता दें तो ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है, जिसे सरकार, सेना और व्यापार जैसे उद्यमों के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसी टूल का उपयोग करने का अनूठा अवसर मिल रहा है जो वैश्विक निर्णय निर्माताओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इन स्रोतों की पड़ताल शुरू करते हैं। पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है कि साइबर हमले केवल आप कह सकते हैं कि आपराधिक गतिविधियां नहीं रह गए हैं, ये अब भू राजनीतिक तनाव का एक नया मोर्चा बन गए हैं। बिल्कुल। स्रोतों से एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभरता है। ये हमले अब छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। उदाहरण के लिए, पोलैंड ने नए साल की छुट्टियों के दौरान अपने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर एक बड़े रूसी साइबर हमले को विफल करने की सूचना दी। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था देशव्यापी ब्लैकआउट करना। सोचिए, कड़ाके की ठंड में पूरे देश में ब्लैकआउट। खैर, वो इसे रोकने में कामयाब रहे। और इसी तरह फ्रांसीसी डाक सेवा पर भी एक रूसी समर्थक हैकर समूह ने हमला किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, लापोस्ट है ना? जी, लापोस्ट। इससे उनकी ऑनलाइन सेवाएं कई दिनों तक ठप रहीं। ये दिखाता है कि अब वो ऐसी जगहों पर हमला कर रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और ये तनाव सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच भी साइबर क्षेत्र में काफी कुछ चल रहा है। हाँ, और वहाँ मामला शायद और भी गंभीर है। अमेरिकी कांग्रेस के कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम पर एक हमला हुआ और शक सॉल्ट टाइफून नाम के एक चीनी संबद्ध हैकर समूह पर है। सॉल्ट टाइफून? जी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी आम कर्मचारी को नहीं, बल्कि विदेश मामलों, खुफिया और सशस्त्र बलों जैसी सबसे संवेदनशील समितियों से जुड़े लोगों को निशाना बनाया। ये एक तरह से सीधी सीधी जासूसी की कोशिश है। और जाहिर है चीन ने इन आरोपों का खंडन किया होगा। बिल्कुल। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने इसे अमेरिका की तरफ से फैलाई जा रही झूठी खबर बताया है। लेकिन इसी बीच ताइवान से जो आंकड़े आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं वो? ताइवान का कहना है कि उन्हें चीन से प्रतिदिन औसतन 26 लाख साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। 26 लाख हर दिन? हर दिन। इसका मतलब है हर सेकंड लगभग 30 हमले। ये किसी डिजिटल सुनामी से कम नहीं है जिसे ताइवान हर रोज झेल रहा है। और उनके निशाने पर भी ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो ये हमले केवल सरकारों तक ही सीमित नहीं है, इनका असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की सेवाओं पर भी पड़ रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात भी है। जर्मनी के ब्रांडनबर्ग में 4 नगर पालिकाओं को रैंसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा। इससे वहां का सारा स्थानीय सरकारी कामकाज बाधित हो गया। मतलब छोटे शहर भी अब सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा कितनी जरूरी हो गई है। बड़े शहर तो शायद मुकाबला कर लें, पर छोटे कस्बे आसान निशाना बन जाते हैं। तो क्या अन्य देश भी अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ हम कुछ सक्रिय कदम भी देख रहे हैं। जैसे भारत के गुजरात राज्य में सरकार ने बढ़ते साइबर खतरों से अपने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। अच्छा। जी, ये वैश्विक प्रवृत्ति के जवाब में एक बहुत ही सक्रिय कदम है, जहां ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भी उतना ही असुरक्षित है। हाँ, स्वास्थ्य सेवा का जिक्र भी था। जी। जैसा कि रूस में बढ़े हमलों और अमेरिका में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के चेंज हेल्थ केयर पर हुए बड़े उल्लंघन से पता चलता है। उस एक हमले से अमेरिका की लगभग आधी आबादी का निजी डेटा प्रभावित हुआ। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन घटनाओं में एक नया और दिलचस्प पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग भी है। हाँ, और ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। रूस के बर्बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 में 85% वैश्विक साइबर हमलों में AI शामिल होगा। 85%? जी, 85%। AI ने हैकिंग को एक, आप कह सकते हैं कि औद्योगिक प्रक्रिया बना दिया है। इससे कम कुशल लोग भी बहुत परिष्कृत और खतरनाक हमले कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि रक्षा के लिए भी AI का उपयोग किया जा रहा है? हाँ, और यहीं पर यह लड़ाई और दिलचस्प हो जाती है। दक्षिण कोरिया में इसे AI बनाम AI युद्ध क्षेत्र कहा जा रहा है।
AI बनाम AI। बिल्कुल। अब रक्षा रणनीतियां साइबर सिक्योरिटी मैश आर्किटेक्चर, जिसे CSMA कहते हैं, जैसी एकीकृत प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये प्रणालियां खतरों का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए AI का ही उपयोग करती हैं। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सोचने वाला सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, जहां आपके सारे सिक्योरिटी सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIST भी साइबर सुरक्षा में AI को एकीकृत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। तो इन बढ़ती चुनौतियों के जवाब में देश अपनी सुरक्षा रणनीतियों को कैसे अनुकूलित कर रहे हैं? देखिए, अब देश समझ गए हैं कि वे अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इसलिए हम नए रणनीतिक गठबंधनों को बनते देख रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी है। वो इजराइल के मशहूर आयरन डोम की तर्ज पर साइबर डोम नामक एक डिजिटल रक्षा प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। ये सहयोग और विशेषज्ञता साझा करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और नीतिगत स्तर पर क्या हो रहा है? क्या कानून भी सख्त हो रहे हैं? हाँ, बहुत। कई देश अब सख्त नियम बना रहे हैं। 2025 में जगुआर लैंड रोवर और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे प्रमुख व्यवसायों पर हमलों के बाद यूनाइटेड किंगडम एक नया साइबर सुरक्षा और लचीलापन विधेयक ला रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रांस का भी जिक्र था मेरे ख्याल से। जी, फ्रांस ने एक बड़े डेटा उल्लंघन के लिए फ्री मोबाइल पर भारी जुर्माना लगाया है। ये कॉर्पोरेट जवाबदेही को दर्शाता है। सरकारें अब कह रही हैं कि ग्राहकों का डेटा आपकी जिम्मेदारी है। कुछ देश तो इससे भी आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। स्वीडन अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्रिप्टो विश्लेषकों की भर्ती कर रहा है। ये वो विशेषज्ञ होते हैं जो दुश्मन के कोड को तोड़ते हैं। और डेनमार्क आहुस विश्वविद्यालय में एक नया साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए 300 मिलियन DKK का निवेश कर रहा है। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए निकट भविष्य में हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली, भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर राज्य प्रायोजित हमले जारी रहेंगे और शायद और भी बढ़ेंगे। ये एक तरह से नए कोल्ड वॉर का मैदान है। और दूसरी बात है AI की भूमिका। ये दौड़ और तेज होगी। अपराध और रक्षा दोनों में AI का उपयोग तेजी से विकसित होगा, जिससे ये लड़ाई और भी जटिल हो जाएगी। और आखिर में हमें अमेरिकी कांग्रेस हैक जैसी चल रही जांचों के परिणामों पर भी नजर रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और साथ ही UK के बिल और NIST के दिशा निर्देशों जैसे नए नियमों के कार्यान्वयन पर भी, क्योंकि ये भविष्य की साइबर सुरक्षा नीतियों को आकार देंगे। आज हमने जिन घटनाओं का विश्लेषण किया वो सारी जानकारी और उससे भी अधिक स्टाइलो न्यूज से प्राप्त हुई है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जहां आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से अपनी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफ को अनुकूलित कर सकते हैं। AI संचालित ऑन डिमांड समाचारों के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें।